देखो कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता को किस प्रकार से लेना चाहिए। अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में बहुत बढ़िया, पहला ही ऑप्शन एकदम सही है। विविधता क्या है आपकी? आपकी कक्षा में अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, यानी डाइवर्सिटी है। तो अलग अलग प्रकार के बच्चे होना ही विविधता है। और विविधता होगी तो समावेशी कक्षा बनानी पड़ेगी, क्योंकि जिसमें बहुत प्रकार के बच्चे आ जाएं वो समावेशी कक्षा हो जाती है। और समावेशी कक्षा में विविधता क्या है? सकारात्मक गुण है, क्योंकि उन सभी की जो विशेषताएं हैं उनका इस्तेमाल करके आप उन्हें पढ़ा पाओगे। अगर उस बच्चे की भाषा अलग है तो उसी की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको पढ़ाने के लिए, उसको कुछ समझाने के लिए। तो इसलिए हम उसको सकारात्मक कहते हैं। इससे बाधा नहीं आएगी, इसको आप अनदेखा नहीं करेंगे, और इसके प्रयोग को यानी समता सृजित करने के लिए सीमित कर देंगे, सीमित भी नहीं करेंगे। तो जब आपने कह दिया कि ये सकारात्मक चीज है तो निगेटिव वर्ड कभी भी राइट नहीं हो सकता। सेम चीज विविधता की जगह एक और प्रश्न बनता है आपका, वो बनता है बहुभाषिकता से। कहां से बनता है? बहुभाषिकता से प्रश्न बनता है। बहुभाषिकता भी क्या है आपकी? पॉजिटिव चीज है। अगर विभिन्न प्रकार की भाषाओं वाले बच्चे आपकी कक्षा में हैं तो वो एक पॉजिटिव चीज है। हमेशा निगेटिव वाले वर्ड को अलग निकाल दो, जैसे इसमें से बाधा, अनदेखा, सीमित। और क्या प्रश्न आते हैं? और आते हैं रुकावट, रुकावट। और क्या शब्द आते हैं आपके? जटिलता आता है, जटिलता। और क्या वर्ड आते हैं आपके? चुनौती आता है। तो ये वाले जो वर्ड है ना, ये सारे निगेटिव वर्ड हैं। आप देखो ये अच्छे थोड़ी लगते हैं सुनने में, ये निगेटिव है। तो जहां पे निगेटिव वर्ड होगा वो प्रश्न काट दो, ऑप्शन काट दो, आपको सही वाला आंसर आराम से मिल जाएगा। ये ट्रिक है इसकी। इसमें आप सकारात्मक वाले को पकड़ो, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है एनईपी 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का स्वरूप कैसा होना चाहिए? देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है, जिसको आप कहते हैं एनईपी 2020, नाम सबने सुन रखा होगा। कहता नाम तो सुना होगा, राहुल, है ना, नाम तो सुना होगा। तो एनईपी 2020 के अनुसार कौन सी प्रकार का आकलन आपको करना है? आपको करना है रचनात्मक और नियमित। बाकी इसमें एक मिनट रुको जरा, ये पॉजिटिव है रचनात्मक और नियमित, लेकिन इसने एक्स्ट्रा चीजें भी दे रखी है। सूचनाओं के मात्र ग्राह्यता पर केंद्रित, ये तो कभी सही नहीं हो पाएगा कि आप केवल इंफॉर्मेशन के आधार पे आकलन कर दो। इंफॉर्मेशन के आधार पे नहीं, लर्निंग बाय डूइंग के आधार पे होना चाहिए, प्रैक्टिकल करके, बच्चों से काम करवा के। शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तीन इसमें पॉजिटिव हैं, तो तीनों में से कौन सा ऑप्शन आप चुनेंगे? यहां होता है तुलनात्मक टाइप का प्रश्न। मैंने आपको पहले बताया है सीटेट में दो तरह के हैं, चारों आंसर सही। उसमें कैसे छांटोगे? उसमें तरीका ये है कि ऐसा पैकेज चुनो जिसके अंदर ज्यादा चीज हो। जैसे आप किसी बाजार चीज खरीदने जाते हैं, या किसी मार्केट में, वो होता है ना आपका बिग बाजार टाइप का, तो वहां पे आपको क्या मिलता है कि एक सामान खरीदा यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, वो महंगा पड़ता है। अगर वो सारी चीजें इकट्ठी एक ही जगह से खरीदोगे तो वहां डिस्काउंट मिल जाता है। तो हमें ऐसी चीज चुननी है इसमें जिसके अंदर सारी चीजें हों। देखो इसके अंदर रचनात्मक और नियमित रूप से आ गया, ये वाला तो इसी के अंदर आ गया, और शिक्षण अधिगम के अनुरूप वाला भी इसी के अंदर आ गया। तो इसके अंदर क्या मिल रहा है आपको? पैकेज मिल रहा है, और पैकेज वाली चीज आप चुन लो। तो इसके अंदर ज्यादा चीजें आ जाएंगी, तो हम इसी आंसर को चुनेंगे। ठीक है, तो फोर्थ वाला आंसर आपका यहाँ पर राइट। देखो शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? पहले आपसे समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए, समुन्नत का मतलब होता है बढ़ावा देने के लिए। अध्यापक को विद्यार्थी से बहुत ही आसान प्रश्न पूछने चाहिए। अगर आसान प्रश्न पूछोगे उसका जवाब बच्चे को पहले से ही पता होगा, और अगर जवाब पहले से ही पता है तो आप दिमाग लगाओगे क्या उस काम में? जो काम आपको पहले से ही आता है उसमें दिमाग कौन लगाएगा, है ना। तो समालोचनात्मक चिंतन का मतलब है कि नए विचार उत्पन्न होना, आपके दिमाग में नए आइडियाज आने चाहिए। नए आइडियाज तभी आएंगे जब कुछ नया सवाल होगा। तो अध्यापक को पाठ्यक्रम पूरा करने के गैर लचीले समारेखा, गैर लचीली वो है जिसमें बदलाव ना हो सके, एकदम सख्त। तो सख्त चीजें खराब होती हैं। आपको पाठ्यचर्या कैसी रखनी है? लचीली। विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के प्रचुर अवसर मिलने चाहिए, ये आंसर आपका राइट होगा, क्योंकि ज्ञान सृजन का मतलब है कि नए ज्ञान का निर्माण हो रहा है। और समालोचनात्मक चिंतन में क्या होगा कि नए विचार उत्पन्न होंगे, यानी कि नया ज्ञान ही चाहिए आपको। तो बच्चा जब ज्ञान का निर्माण करेगा वही रचनावाद है, वही समालोचनात्मक चिंतन है। आपका सी आंसर राइट। एक समान योग्यता में पृथक करेंगे बच्चे को तो गलत हो जाएगा। एक समान का मतलब ये हो जाता है कि प्रतिभाशाली बच्चों का एक समूह, एवरेज बच्चों का एक समूह, दृष्टिबाधित, क्या हो गया? भेदभाव। क्योंकि समावेशी शिक्षा कहती है बच्चों को एक ही क्लास में पढ़ाओ। तो यहाँ पर सी वाला आंसर राइट।
हो जाता है, बाकी सब गलत हो जाता है। देखो, समावेशन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए या फिर अध्यापक केंद्र। इसने कहा समावेशन। समावेशन मतलब समावेशी कक्षा, और समावेशी कक्षा में सभी बच्चों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। समावेशी कक्षा तभी होगी जब हर बच्चे की जरूरत पूरी होगी। प्रतियोगिता गलत चीज होती है, ये नेगेटिव टैग वर्ड है आपका। कंपटीशन नहीं कराना, बच्चों को आपस में लड़ाना नहीं है। अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्र, अध्यापक केंद्रित नहीं चाहिए, बाल केंद्रित चाहिए। वैयक्तिक विभिन्नता को अनदेखा करेंगे। अनदेखा जहां पे भी आ जाए ना, इसको हमेशा के लिए गलत कर देना, क्योंकि अच्छी चीज को आप गलत अनदेखा नहीं कर सकते। वैयक्तिक विभिन्नता को अगर अनदेखा कर दिया आपने, तो आप बच्चों की जरूरतें कभी पूरी नहीं कर पाओगे। दृष्टिबाधित बच्चे को ब्रेल लिपि चाहिए, आप दे नहीं पाओगे। श्रवण बाधित बच्चे को आपके पीपीटी चाहिए, आप दे नहीं पाओगे, जब आपको पता ही नहीं है बच्चों में विशेषता क्या है। अधिगम के लिए सार्वभौमिक डिजाइन का उपयोग करेंगे। सार्वभौमिक डिजाइन होता क्या है? यूनिवर्सल डिजाइन। सिंपल है, स्कूल का ऐसा माहौल बनाया जाए जिसके अंदर हर बच्चे की जरूरत पूरी हो जाए, उसको कहते हैं सार्वभौमिक डिजाइन। स्कूल के डिजाइन को, यानी कि आपकी सीढ़ियों के साथ रैंप भी होना चाहिए। रैंप होता है ना जिसपे सीढ़ियां नहीं होती, ऐसे रपटे जैसा, उस पे व्हील चेयर बच्चा चढ़ सकता है ना। उसके अलावा आपकी क्लास में जो बेंच होती है, जैसे टेबल होती है, उसकी जो नोक निकली होती है ना टेबल की ऐसे, तो इन नोक पे क्या होना चाहिए? इनको राउंड रखो, नुकीला ना रखो, ताकि दृष्टिबाधित बच्चा जब चले तो उसके हाथ पैर में लग ना जाए। इस तरह की चीज है। तो ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें हर बच्चे की जरूरत पूरी हो जाए, उसको कहते हैं यूनिवर्सल डिजाइन। तो यूनिवर्सल डिजाइन चाहिए आपको, समावेशी कक्षा चलानी है तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाए। आपका अभिकथन ए, वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनकी संस्कृति के पहलुओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शामिल किया जाए। और तर्क है, अपनेपन का बोध सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलो, ए और आर के हिसाब से जल्दी से अपना आंसर देंगे। सब पता है, तरन्नुम बानो, सब पता है, क्या पता है? लिखो जल्दी जल्दी अपना आंसर फटाफट से। देखो, इसने कहा वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण है कि उनकी संस्कृति के पहलुओं की विभिन्न गतिविधियों के शामिल। बहुत बढ़िया ऑप्शन है, सही जाएगा। इसने कहा है समावेशन अगर करना है तो उनके समाज की चीजों को शामिल कर लो, है ना, उनकी संस्कृति को शामिल कर लो, तो ये इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारे जो गुण होते हैं, हमारी जो मातृभाषा होती है, हमारे जो पूर्व अनुभव होते हैं, वो सारे हमारे समाज से जुड़े हुए हैं। और एनसीएफ भी यही कहता है कि जो स्कूल में पढ़ा रहे हो उसको दैनिक जीवन से जोड़ते रहो। ये तो पढ़ा है आपने एनसीएफ में कि स्कूली अधिगम को दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाओ, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। अपनेपन का बोध जो है वो सीखने के लिए अभिप्रेरित करेगा, यस। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, अगर आप लोग मुझे अपना नहीं समझोगे, चाहे अपना टीचर समझो, अपना जो है दोस्त समझो, है ना, मेंटोर समझो, अगर आपका मेरे से कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है तो आप मेरी बात आपको कभी समझ नहीं आएगी। आप मेरी क्लास देखना पसंद ही नहीं करोगे। आप खुद बताओ, आपका मेरे साथ में एक इमोशनल बॉन्ड होता है एक टीचर के साथ में, आप रेस्पेक्ट करते हैं, तभी आपको बात समझ में आती है। क्लास में भी सेम ऐसी चीज होनी चाहिए कि जो छोटा बच्चा आपकी क्लास में आया है वो आपसे एक दोस्ती रखे, ताकि वो आपके सामने सवाल पूछ सके, उसके मन में कोई बात आई है वो कह सके। अगर आप डरा धमका के रखेंगे, वो आपके सामने बोलेगा भी नहीं, उसके डाउट ही रह जाएंगे जिंदगी भर। तो अपनेपन का जो बोध होगा वो सीखने के लिए मोटिवेट करेगा बच्चे को। तो इसमें भी बात कर रहे हैं अपनेपन के बोध की, और इसमें बात कर रहे हैं संस्कृति की। तो जब संस्कृति को अपनाया जाता है तभी अपनेपन का बोध होता है। दोनों ऑप्शन आपस में मैच करेंगे, और मैच करेंगे तो व्याख्या एकदम सही हो जाएगी। आंसर राइट होगा आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, ए और आर दोनों। देखो, प्रकाशित सहायक सामग्री और अनुकूलन जैसे कि फॉन्ट का बड़ा आकार, शब्दों का बड़ा आकार, आवर्धक सामग्री आदि कौन से विद्यार्थियों के समावेशन के लिए महत्वपूर्ण है? बताओ भाई, जरा कमेंट में आंसर लिखो जल्दी से अपना। सहायक सामग्री, प्रकाशित का मतलब होता है जिससे क्या हो जाए? प्रकाशित का मतलब है कि, एक मिनट रुकना, हाँ, प्रकाशित सहायक सामग्री मतलब या तो लाइटिंग की बात की, प्रिंटेड की बात की, इधर है ऑप्टिकल एड्स यानी दृष्टि वाले, हाँ, जो ज्यादा चमकीले हों या लाइट जहां पे अच्छी उपलब्ध हो। दूसरी चीज, फॉन्ट का बड़ा होना, यानी किताब के अंदर अक्षर बड़े बड़े लिखे गए हैं, छोटे फॉन्ट नहीं, बड़े बड़े करके लिखे गए हैं। जैसे छोटा तो ये हो गया आपका, है ना, और आपकी किताब में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं आप ऐसा? दृष्टि की आंशिक क्षति वाले बच्चा जो है आपका, लो विजन वाला जो बच्चा है, जिसको कम दिखाई देता है, तो वो बड़े बड़े अक्षरों में अच्छे से
पढ़ लेगा। ठीक है। आवर्धक सामग्री होती है आवर्धक लेंस, जिससे चीजें बड़ी दिखती हैं। जैसे चश्मे में जो लेंस होता है वो आवर्धक लेंस होता है, उससे चीजें बड़ी दिखती हैं। तो ये इस प्रकार के बच्चे के लिए जिसका दृष्टि थोड़ी सी कम है उसके लिए काम आएगी। पूरा दृष्टिबाधित बच्चा अगर हो गया तो पूरे दृष्टिबाधित बच्चे के लिए आप फॉन्ट बड़ा कर लो, छोटा कर लो, और बड़ा कर लो, और बड़ा कर लो, उसको दिखेगा ही नहीं। उसको चश्मा लगा लो या दूरबीन लगा दो, उसको दिखेगा ही नहीं। जिस बच्चे की आंखें पूरी तरह से खत्म है वो उसको इन चीजों से, सहायक सामग्रियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये उन्हीं को काम आएगी जिनकी आंशिक क्षति है, जिनको थोड़ा बहुत दिख रहा है। ठीक है। तो ये डी वाले ऑप्शन वाले गलत जाते हैं, ए वालों का सही हो जाता है भाई। ठीक है, समझ में आई बात आपको? हाँ, चलो आगे बढ़ेंगे। स्वलीनता विकार से जूझ रहे बच्चे, जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं, उनकी प्राय कौन सी दृढ़ सामर्थ्य है? पहला है विवरणों की प्रति सजगता यानी ध्यान देना, दूसरा है अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, तीसरा है प्रखर संप्रेषणात्मक कौशल, और डी है आपका एक कार्य से दूसरे कार्य की ओर आसानी से जाना। यहाँ पे कमी नहीं पूछी गई है, यहाँ पे ताकत पूछी गई है। स्वलीनता वाले बच्चे की जो पहचान होती है, यानी कि उसके अंदर क्या क्या कमी होती है, कि भैया उसका सामाजिक कौशल कम है, उसका जो है आई कांटेक्ट नहीं करता ऑटिज्म वाला बच्चा। ऑटिज्म वाला बच्चा जो है किसी भी गति कार्य को बार बार दोहराता रहता है, बार बार दोहराता रहता है, उसको जो है अकेले रहना पसंद होता है। लेकिन इसने क्या पूछ लिया? इसने पूछा कि भैया कमी तो हमें पता है, उसकी सामर्थ्य क्या है, उसके अंदर कोई अच्छाई भी तो होगी, इतनी सारी बुराई दिखा रहे हो, तो उसके अंदर क्या है? विवरणों के प्रति सजगता, यानी अटेंशन उसकी बहुत अच्छी होती है। ऑटिज्म वाला बच्चा अगर किसी व्यक्ति से मिल ले और उससे 4 साल बाद मिलेगा ना, तो पहचान लेगा, मैं भूल जाऊंगा, आप भूल जाएंगे। हम लोग किसी व्यक्ति से मिले 5 मिनट 10 मिनट के लिए, वो हमसे 1 साल बाद मिलेगा, 6 महीने बाद भी मिलेगा ना। कब मिले थे आप? मैं नहीं जानता आपको। ऑटिज्म वाला बच्चा ऐसा होता है, अगर आप उससे एक बार मिल लिए ना, 3 साल बाद उससे मिलने जाओगे, वो पहचान लेगा, अरे हाँ भैया आप तो मिले थे मुझे उस दिन। छोटी छोटी चीजों पे नोटिस करता है बच्चा, स्मृति बहुत अच्छी होती है ऑटिज्म वाले बच्चे की। भावनाओं की अभिव्यक्ति करेगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि सामाजिकता ज्यादा है नहीं। संप्रेषण कौशल अच्छे नहीं होते, बातचीत भी ज्यादा नहीं करता। एक कार्य से दूसरे कार्य में आसानी से बदल लेगा, उसको दिनचर्या बिल्कुल पसंद नहीं हो, मतलब बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं है उसको, एक जैसा चलना चाहिए। पहला ऑप्शन राइट होगा, बाकी सब निगेटिव है आपके। ठीक है, बात समझ। भी सवाल प्रस्तुत किया जाता है, राखी उस सवाल के लिए अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है। यह राखी के किस पक्ष की ओर संकेत करता है? विशेष प्रतिभा वाली विद्यार्थी, औसत समझ वाली विद्यार्थी, अवधारणात्मक स्पष्टता की कमी, अतिशय रूप से विश्वस्त। बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन? देखो इसने कहा जब आप कोई सवाल बच्चे के सामने प्रस्तुत करते हैं तो वो नए नए जवाब देती है। क्या कह रहे हैं? नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है, नए नए, तो नई सृजनात्मकता है ये। नए विचार उत्पन्न करना, नए जवाब ढूंढ लेना, ये सृजनात्मकता और अपसारी चिंतन होता है। ठीक है, तो कहाँ गया भाई आपका? विशेष प्रतिभा वाली बच्ची है, बिल्कुल। उसके अंदर एक विभिन्न अलग प्रकार की प्रतिभा है। प्रतिभा मतलब कौशल अच्छा है उसका, बहुत बढ़िया कौशल है उसका। उसके अंदर जो है सृजनात्मकता है। ठीक है, और प्रतिभाशाली बच्ची है। औसत समझ वाली है, औसत नहीं है, औसत से ज्यादा अकल है उसकी। उसकी जो समझ है ना, औसत से बहुत ऊपर है, प्रतिभाशाली वाली है वो। अवधारणात्मक कॉन्सेप्ट, अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को समझने में कमी है उसकी? नहीं, कमी नहीं है, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझती है वो। अतिशय रूप से विश्वस्त है। अतिशय को कह रहे हैं यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट, तो क्या वो ओवर कॉन्फिडेंट है? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, उसकी काबिलियत ही इतनी ज्यादा है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कथन ए है आपका, अध्यापक को ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जो विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान के सृजन और उच्च क्रमणी कौशलों को समुन्नत करने का कार्य करती है। तर्क है आपका, बच्चों में नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की योग्यता होती है। बबिस्तो लाइक में अध्यापक को ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां और विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जो बच्चों में नए ज्ञान के सृजन को और उच्च क्रम यानी हाई लेवल के कौशल को समुन्नत करे, बढ़ावा दे। तो ये बात आपकी सही है ना? हमें ऐसा कंटेंट चुनना है ना जिससे बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़े, बच्चे का समालोचनात्मक चिंतन बढ़े, बच्चे के कौशल बढ़े। बच्चों में नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की योग्यता होती है। बच्चों में नए ज्ञान के सृजन करने की योग्यता भी होती है, यस। और व्याख्या मतलब उसको समझाने की योग्यता भी होती है। व्याख्या टीचर नहीं कर रहा, बच्चा कर रहा है। ध्यान से देखो, बच्चे में व्याख्या करने की योग्यता होती है। तो बच्चे में नए ज्ञान की व्याख्या और नए ज्ञान को बनाने की उसके अंदर कला है, तो आपको क्या करना है? आपको उसके उस कौशल का इस्तेमाल करते हुए उसको और आगे बढ़ा देना है ना? जैसे एक बच्चा बचपन में छोटा है, उसको क्रिकेट खेलने का शौक है, तो उसको क्रिकेट का ही प्रशिक्षण दे दो, वो महारथी बन जाएगा। तो ये दोनों बातें सही हैं और आपस में जुड़ी हुई हैं, तो व्याख्या भी सही होगी। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ देखो, 14 वर्षीय माया एक युवा चित्रकार के वीडियो
यूट्यूब पर देखकर पेंटिंग करना सीखती है, वह इस बात में विश्वास करती है कि वह पेंटिंग करने की क्षमता रखती है और सचेतनता के साथ प्रतिक्रियाओं का अनुसरण करती है। तो माया के अधिगम का को क्या संज्ञा दे सकते हैं आप? किस प्रकार का अधिगम है? इसने कहा पेंटिंग करना सीख रही है बच्ची यूट्यूब को देख करके। उसको पता है, खुद को क्या पता है कि वह पेंटिंग करने की क्षमता रखती है। उसको पता है कि मेरे अंदर पेंटिंग करने का स्किल मौजूद है और सचेतनता के साथ, सचेतनता मतलब कॉन्शियसनेस के साथ, यानी पूरी तरीके से एक्टिव होकर के उस काम को कर रही है। ये जो तरीका है ये परासंज्ञान है। सहयोगात्मक तब होता है जब मेरे ही सामने मेरे कोई सहपाठी बैठा है, साथ में मिलके काम कर रहे हो। क्या यूट्यूब वाला आदमी को पता भी है कि कोई लड़की मेरी वीडियो देख के पेंटिंग बना रही होगी? यूट्यूब वाले को तो पता भी नहीं है। तो सहयोग कैसे हो गया? सहयोगात्मक नहीं हुआ। ये सहयोगात्मक तब होता है जब दोनों आपस में मिल के काम कर रहे हो। निष्क्रिय तो है नहीं, क्योंकि बच्ची काम कर रही है तो सक्रिय है बच्ची। दूसरी बात, अवलोकन तब होता है जब कोई आदमी आपके पास काम कर रहा हो और आप उसको देख रहे हो, तब होता है केवल अवलोकन। उसमें अवलोकन में आप कुछ काम करते नहीं हैं। ध्यान से देखो, अवलोकन में आप कुछ काम नहीं करते, आप सिर्फ देखने का काम करते हैं। आप, कोई आदमी काम कर रहा है, सिर्फ आप उसको देख रहे हैं, उसको कहते हैं ऑब्जर्व करना। आप कुछ नहीं करते उसमें। लेकिन यहाँ पे बच्ची खुद काम कर रही है, खुद काम कर रही है और उसको खुद पता है कि मेरे अंदर क्या कौशल हैं। तो अपने बारे में समझ होना, अपने संज्ञान के बारे में पता होना ही परासंज्ञान है। इसी को मेटाकॉग्निशन कहते हैं। ठीक है, अपनी समझ के बारे में पता होना, इसी को कहते हैं मेटाकॉग्निशन। बात समझ में आई आपको? अगला प्रश्न है आपका, अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है अगर, पहला ऑप्शन है कक्षा कक्ष का वातावरण भययुक्त हो, भयमुक्त हो। प्रभावशाली रूप से होता है अधिगम कब होगा? जब कक्षा का वातावरण भयमुक्त, यानी भय ना हो, भय से परे हो। सही आंसर है पहला ऑप्शन ही। आपकी कक्षा में भय नहीं होना चाहिए। दो शब्द आते हैं, एक होता है भययुक्त। भययुक्त, भययुक्त का मतलब होता है कि कक्षा में डर है, और मुक्त मतलब डर नहीं है। तो मुक्त वाला है। ठीक है, अध्यापक विद्यार्थियों के अंदर अधिगम संबंधी व्यक्तिगत अंतरों को अनदेखा कर रहा है, यानी व्यक्तिक विभिन्नता को अनदेखा कर रहे हैं आप, गलत बात हो जाएगी। विषय वस्तु बहुत ज्यादा मुश्किल है, जो बच्चों के दिमाग से परे जा रही है, वो भी गलत। विद्यार्थियों के मतों के संप्रत्यय की व्याख्या के दौरान ना अपनाना, यानी बच्चे जो आपसे अपने डाउट बता रहे हैं, या बच्चा अगर अपना राय रख रहा है आपके सामने, तो आप उसको अनदेखा कर रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो ये भी गलत है। बच्चों की बात आपको माननी चाहिए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट। निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थियों में समुन्नत करना चाहिए? पहला है आपका कंठस्थीकरण, यानी रटने की प्रवृत्ति। दूसरा है देखो, इसने कहा किसे विद्यार्थियों में समुन्नत करेंगे। कंठस्थीकरण तो निगेटिव चीज है, इसको बढ़ावा नहीं देंगे हम देंगे समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा। कार्यात्मक जड़ता भी निगेटिव चीज होती है, और अभिसारी चिंतन भी निगेटिव होता है। अपसारी पॉजिटिव होता है। इसके अपोजिशन में क्या आता है? अपसारी आता है। अपसारी वाला पॉजिटिव होता है, अभिसारी वाला निगेटिव होता है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाए। इससे आपका, वह कौन सी समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित चरण दर चरण विधि का अनुसरण किया जाता है? आपसे चरण दर चरण विधि कौन सी काम करेगी, स्टेप बाय स्टेप कौन सी विधि चलती है? कलन विधि, एल्गोरिदम मेथड जो है, ये आपका चरण दर चरण चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सवाल लिखूं मैं आपसे, मान लीजिए मैंने ये सवाल लिख दिया आपका, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक एक करके। जैसे मान लीजिए 25 धुनी 50 हो जाएगा आपका, यहाँ पे बच जाएगा आपके पास में 10 2, फिर लिखा आपने 25 चौका 100, फिर आपके पास में 2 बच जाएगा, फिर आपने क्या उतारा ऊपर से 5। तो इस तरह से करते जाएंगे, तो इस तरह से क्या होगा आपका, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। तो ये चरण दर चरण चलने वाली प्रक्रिया है, और ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इसको एल्गोरिदम मेथड कहते हैं, कलन विधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका राइट। निम्नलिखित में से कौन से कथन अधिगम के लिए आकलन के संबंध में सही है? पहला है भय पैदा करने के लिए कॉपी में, हिसाब से कि आकलन के बारे में कौन से कथन सही हैं? भय पैदा करने के लिए, भय पैदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है भाई। बच्चों को डराना हमारा उद्देश्य नहीं है। डराकर वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। तो आप अच्छे टीचर हैं, आपकी हड्डियों में पानी नहीं है, कैल्शियम है ना, तो आप डराएंगे नहीं बच्चे को। विद्यार्थियों के अधिगम के बारे में जानने के लिए त्रुटियों का अवसर अवसर के रूप में लेंगे। यस, यानी कि अगर आप गलतियां करते हैं, इसका मतलब आप सीख रहे हैं। त्रुटियां आपको नए ज्ञान को सीखने का अवसर देती है। आप गलती तभी करते हैं जब कुछ नया काम कर रहे हो। सहपाठी आकलन का प्रयोग एक दूसरे को प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जा सकता है। यस, सहपाठी यानी एक दूसरे का आकलन, बच्चे ही आपस में एक दूसरे का फीडबैक दे रहे हैं।
विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के प्रतिरूपों के प्रति अध्यापक को सजग होना चाहिए। हाँ, सजग होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी कि अटेंशन दे सकते हैं आप कि बच्चा क्या गलती कर रहा है, उसको देखें, उसको कैसे सुधारा जाए, ये आप सजग रहेंगे। तो दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कथन ए है आपका, विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में भावनात्मक पहलू को ध्यान में रखना और पोषित करना चाहिए। और तर्क है आपका, भावनाएं संज्ञान से पृथक नहीं है। बताएंगे आपको ए और विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में भावनात्मक पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। अगर आप बच्चों के इमोशंस पे ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं चलेंगी। बच्चा डरा हुआ है, बच्चा चिंतित है, टेंशन में है, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा आपकी क्लास में बिल्कुल खुश रहे, है ना। संज्ञान यानी भावनाएं संज्ञान से अलग नहीं है, ये बात भी सही है। कैसे? इमोशंस अगर आपके अच्छे नहीं होते तो आपका दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता। आप कहते हैं गुस्से में मेरा दिमाग काम नहीं करता, क्यों? क्योंकि गुस्सा इमोशन है। इमोशन जैसे ही गड़बड़ाएगा आपका दिमाग गड़बड़ाएगा। पेपर में बैठ के डर लगता है तो आंसर याद ही नहीं आते। डर लगेगा तो आपका दिमाग रिकॉलिंग पावर खत्म कर देगा। इसका मतलब आपको इमोशनली भी स्टेबल रहना जरूरी है अगर आप अधिगम सही करना चाहते हैं। पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता है, अग्रता प्रदान करता है? अग्रता मतलब आगे बढ़ाना। पुरस्कार